एक छोटे से गांव किशनपुर में अजय नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माता पिता का साया उससे छिन गया था। ना तो कोई परिवार का सहारा था और ना ही जमीन जायदाद। वो एक कच्ची झोपड़ी में गुजारा करता था, लेकिन गांव में आई बाढ़ उस झोपड़ी को भी बहा ले गई। गांव का जमींदार ठाकुर गोपाल स्वभाव से दयालु इंसान था। उसने अजय की बेबसी देखकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और रहने के लिए दूसरी झोपड़ी भी दे दी। वक्त गुजरते गुजरते अजय जवान हो गया, मगर आज भी वही ठाकुर के खेत खलियानों में काम करता था। ठाकुर गोपाल को उस पर बेटे जैसा विश्वास था। अंकित बेटा, अब तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उम्र भी हो चली है और घर में भी एक साथी होना जरूरी है। अगर तुम्हारी पत्नी आ जाएगी तो वो तुम्हारे कामकाज और घर गृहस्थी का ध्यान रखेगी। तुम्हारे खाने पीने की फिक्र भी वही करेगी। कब भगवान बुला ले कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर तुम्हारी शादी होते देख लूं तो मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। सेठ जी, ऐसी बातें तो मत कीजिए। काश आपकी लंबी उम्र हो और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया था। तब से लेकर आज तक आपने ही मेरा सहारा बनकर मुझे संभाला है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर भी चुका नहीं पाऊंगा। अरे अंकित बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? ये एहसान वहसान की बातें छोड़ो। मुझे ये बताओ, शादी का इरादा कब कर रहे हो? दुल्हन मैं ढूंढूं या फिर तुम्हारी नजर में पहले से कोई है? सेठ जी, मेरी नजर में कोई लड़की नहीं है और आपके रहते किसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता हूँ। और आप जैसा उचित समझे वही फैसला लीजिए। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ। आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। जो भी निर्णय लेंगे वो मेरे भले के लिए ही लेंगे। अब आप ही मेरे जीवन में पिता की जगह रखते हैं। कोई गलत फैसला तो थोड़ी ना लेंगे। ठीक है अंकित बेटा, मेरी नजर में सुंदर और बेहद योग्य लड़की है और तुम शादी के खर्च की चिंता मत करो। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जब मैंने तुम्हें अपने बेटे जैसा दर्जा दिया है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तुम चिंता मत करना। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। ठाकुर गोपाल का बेटा उनकी सारी बातें दरवाजे के पास खड़ा सुन रहा था। अजय के जाते ही वो पास आया और बोला, पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अजय की शादी का सारा खर्च आप क्यों उठाएंगे? आप ये मत भूलिए कि वो हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव ठीक नहीं है। दिन ब दिन उसका सर ऊंचा होता जा रहा है। अब आप उसकी शादी पर पैसा खर्च करेंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से लेकर आज तक वो हमारे पैसों पर पला बड़ा है और अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या सब कुछ आपने ही ठेका ले रखा है? दिनेश बेटा, जरा सोच समझ कर बोलो। अजय सिर्फ नौकर नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है और हमारा बेटा भी। उसकी परवरिश मेरी आंखों के सामने हुई है। ये जमीन जायदाद मेरी मेहनत से खड़ी हुई है और इसका क्या करना है इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। याद रखो, मैं सिर्फ तुम्हारा पिता नहीं, इस घर का मालिक भी हूँ। पिताजी, आप बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। मैं आपका असली बेटा हूँ और आप मेरी बराबरी उस अंकित से कर रहे हैं। उसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? उसकी मासूमियत पर मत जाइए। ऐसे गरीब लोग हमेशा मासूमियत का दिखावा करते हैं। वक्त आने पर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपना कौन और पराया कौन मुझे मत सिखाओ। मुझे अच्छी तरह पता है कौन अपना है और कौन नहीं। जब मैं बीमार पड़ा था तब तुम्हारा अपनापन कहाँ गया? उस समय अंकित ने दिन रात मेरी सेवा की और आज मैं जिंदा हूं तो उसी की वजह से। तुमने तो मेरी खबर तक नहीं ली, अपने नशे में डूबे रहे।
क्या मैं गलत कह रहा हूँ पिताजी? अब यहाँ आकर मुझे अपना पराया मत समझाओ, जाओ यहाँ से। पिताजी, ऐसा लगता है जैसे उसने आपके विचार ही बदल दिए हैं, इसलिए आप उस नौकर का पक्ष ले रहे हैं। और आपकी उम्र भी अब इतनी हो गई है कि आपको अब समझदारी से काम लेना चाहिए। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे अजय जैसा पुत्र देते। गुस्से में दिनेश वहां से चला जाता है और मन ही मन कहता है, इस गरीब अंकित के साथ कुछ करना तो पड़ेगा। ये छोटा नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो सारी संपत्ति अपने नाम करवा लेगा और मेरे रहते उस नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सही मौका आएगा तो दोनों को सबक सिखाऊंगा और इस नौकर को जल्द ही हटाना पड़ेगा। ठाकुर गोपाल ने पंडित को बुलाया और अंकित की शादी करवा दी। अब अंकित की जिंदगी पहले से भी बेहतर और आसान हो गई। काजल, सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी बहुत आसान और खुशहाल हो गई है। पहले मैं हर काम खुद ही करता था, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना। अब तुम सब संभाल लोगी और तुम्हारे होने से मेरा अकेलापन भी दूर हो जाएगा। मेरे माता पिता तो बचपन में ही हमसे बहुत दूर चले गए। शायद भगवान की यही इच्छा थी, लेकिन मालिक ने मेरी बचपन से ही देख रेख की। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं उनका एहसान कभी नहीं चुका सकता। आज तुम मेरे साथ हो, ये सब उन्हीं की वजह से है। मालिक मेरे लिए भगवान जैसा है, इसे हमेशा याद रखना और उनका सम्मान करना। हाँ, सच में ठाकुर जी बहुत ही नेक दिल और मददगार इंसान है। उन्होंने मुझे आपके बारे में सब बताए और कहा है अंकित को कभी भी यह एहसास नहीं होने देना कि उसके माता पिता नहीं हैं और वह मेरे बेटे समान ही है। दिन बीता गया। फिर एक दिन दिनेश जाकर पिताजी से कहता है, पिताजी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, जरूरी हैं। तुम इतने पैसे लेकर क्या करने वाले हो जो अचानक जरूरत पड़ गई? पिताजी, कारण बताना मुश्किल है, बस मुझे पैसे चाहिए। पूछना तो पड़ेगा ही, आखिर तुम इतने पैसे का करोगे क्या? कहीं तुम पैसों का गलत प्रयोग तो नहीं करोगे? क्योंकि तुम्हें पैसे सिर्फ नशे और जुए के लिए चाहिए। यही तुम्हारी पुरानी आदत रही है दिनेश। बेटा, अब भी मौका है बदलने का। इन बुरी लतों को छोड़ दो और अंकित की तरह सही मार्गों पर चलो, नहीं तो इसका परिणाम बहुत खराब होता है। सिवाय घर की बर्बादी और कुछ नहीं होगा। पिताजी, मैं आपसे सलाह लेने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। बस आप मुझे ये बताइए कि पैसे देंगे या नहीं, या मैं कुछ और करूं? अरे, अपने पिता से ऐसे बोला जाता है? तुम्हें तमीज की कोई सीख है या नहीं? दिन ब दिन तुम सिर्फ बदतमीज होते जा रहे हो। अगर पैसों की मांग किसी नेक काम के लिए होती तो मैं दे भी देता, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये धन मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। इसे तुम्हें जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं मिलेगा। और मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। मेरे लिए तो पैसे नहीं हैं और उस गरीब की शादी पर इतने पैसे खर्च कर दिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक बार और सोचो, वरना परिणाम बहुत खराब होगा। पिताजी, अपने बाप को धमकी दे रहा है? तुमने आज तक अपने लिए एक पैसा भी कमाया? मैंने तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक तुम्हें हर चीज दी, प्यार और लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती थी जिसकी सजा मुझे अब भुगतनी पड़ रही है। हट जा मेरी नजरों के सामने से, चला जा यहाँ से। दिनेश गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अंकित आता है और कहता है, सेठ जी, आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, क्या हुआ? बेटा, दिनेश ने मेरी बहुत परेशानी बढ़ा दी है। हर दिन उसका बर्ताव बिगड़ता जा रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अब वो सही और गलत में फर्क करना भूल गया है।
सच कहूं तो समझ नहीं आता इस लड़के का क्या होगा। सेठ जी, परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। नहीं अंकित बेटा, तुम समझते नहीं। अब मामला मेरे हाथ से निकल गया है। वो बातों से नहीं मानेगा। मुझे उसके लिए कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाया तो वो कुछ कर ना बैठे। जानते ही हो कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं, पर वो समझता ही नहीं। दिनेश के मन में अंकित के लिए जलन होने लगती है कि उसका पिता अपने बेटे को छोड़कर उस अंकित की सेवा में लगा रहता है। मैं भी देखता हूँ कि पिताजी मुझे पैसे कब तक नहीं देंगे। मुझे पैसा किसी भी हाल में चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ ठाकुर गोपाल की तिजोरी से 15,000 रुपए गायब हो जाता है। ठाकुर सबसे पूछताछ करता है पर पैसों का कोई पता नहीं चलता। सब शक में पड़ जाते हैं। दिनेश कहता है, पिताजी क्या हुआ? आप इतना चिंतित क्यों हैं? छोटे सेठ जी, पता नहीं क्यों बड़े मालिक की तिजोरी से 15,000 रुपए चुरा लिया है। अच्छा, और चोरी किसने की होगी? यकीनन अंकित ही पैसे निकाल सकता है। उसके सिवा क्यों ये काम कर सकता है? सोचा होगा पैसे निकाल लेता हूँ, सेठ जी मुझ पर शक तो करेंगे नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो? दिनेश और अंकित पर मुझे पूरा विश्वास है। वो ये काम कर ही नहीं सकता। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। पिताजी, आप मानो या ना मानो, चोरी उसी ने की है। पहले से ही उसकी नजर हमारे पैसों पर थी और आप उस पर इतना भरोसा करते थे और तिजोरी की चाबी भी देते थे। अब पता चला कि क्यों वह दिन रात आपके पीछे घूमता था। तभी अंकित वहां आता है और बोलता है, सेठ जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी तिजोरी से पैसों की चोरी हुई है? किसने ऐसा करने की हिम्मत की है? अरे वाह, इतनी बड़ी चोरी करने के बाद तुम यहाँ खड़े होकर पूछ रहे हो चोरी किसने की? तुम्हारी ये हिम्मत और बेशर्मी देखकर मुझे घिन आ रही है। जिस छत के नीचे पले बढ़े, उसी छत के नीचे बैठकर छेद कर रहे हो और पूछ रहे हो चोरी किसने की? सेठ जी, मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा। ये इल्जाम तो मेरी रूह को कपा रहा है। मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की है और आप जानते हैं कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये सरासर झूठ है। मैं सपनों में भी ऐसा कभी सोच नहीं सकता। बस अब ये मासूमियत का नाटक बंद करो। चोरी तुमने ही की है और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना अभी इसी वक्त तुम्हें घसीटते हुए इस घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम जैसे मक्कार और एहसान फरामोश लोगों की रग रग से वाकिफ हूं मैं। पहले चिकनी चुपड़ी बातें करके भरोसा जीतते हो और मौका मिलते ही हाथ साफ करके निकल लेते हो। मेरे पिताजी ने तुम पर जो एहसान किए, उसका यही घिनौना सिला दिया तुमने। ये सुनकर अंकित को बहुत दुख होता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो खुद को ना समेट पाया। ठाकुर गोपाल तब भी कहते हैं, बस अब यहीं पर इस बहस को खत्म करो दिनेश। मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, अंकित के खिलाफ अब एक भी अपमानजनक शब्द मेरे कानों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने उसे सालों से परखा है। वो गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी ईमानदारी किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। वो तुमसे बहुत ज्यादा नेक और समझदार भी है। तुम्हें अंकित पर इस तरह उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पिताजी, क्या आप होश में हैं? इसके प्यार ने आपको अंधा कर दिया। आप एक चोर नौकर के लिए अपने खुद के बेटे को गलत ठहरा रहे हैं। ये अंकित सिर्फ एक मक्कार है जिसने आपको अंधा बना दिया। आप सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं पिताजी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो चुनौती स्वीकार कीजिए। मैं कहता हूँ तुरंत इसके घर की तलाशी लीजिए। सब पता चल जाएगा कि क्यों चोर है, क्यों सच्चा, साफ हो जाएगा। विक्रम, अपनी हद में रहो। अगर एक भी शब्द और कहा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह समझता हूँ। तुम अंकित पर झूठा आरोप लगाकर हमें अलग करना चाहते हो। सच कहूं तो चोरी उसने नहीं की। मुझे तो अभी यकीन हो रहा है कि पैसे ना मिलने पर तुम खुद ही अपने घर के चोर बन बैठे हो।
आप मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। आपको इस नौकर की बात सच लग रही है, पर अपने बेटे पर आपको जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। तुम यहीं खड़े रहो, सबसे पहले तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी। दिनेश के कमरे को कोना कोना छान मारा गया, मगर लाख कोशिशों के बाद भी वो पैसे वहां नहीं मिले। अब भी यकीन नहीं आया। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब लगता है कि चोर कोई और है। अंकित के घर की तलाशी पूरी होते ही अंकित के घर से चोरी की पूरी रकम बरामद कर ली गई। पलंग के नीचे कपड़ों के बीच छिपा हुआ रुपया सबके सामने आ गया। अंकित के चेहरे पर गहरा सदमा छा गया। वो सोच रहा था, ये पैसे मेरे घर में कहां से है? देखा आपने पिताजी, अब तो आपकी आंखें खुली। मैं शुरू से चीख रहा था कि मैं निर्दोष हूँ और अंकित ही चोर है। आपने एक नौकर के लिए अपने बेटे पर शक किया। आज आपको समझ आया कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। ठाकुर गोपाल को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो अपमान और अफसोस से भरकर चुप हो गया और कुछ पल के लिए बस अपने बेटे की तरफ देखता रहा। बाकी घर वाले बौखला गए। दिनेश पर शकों का भार छाया रहा, पर सच सामने आने में देर नहीं लगी। अंकित बेबस था। सेठ जी, ये किसी की साजिश है। मैं चोरी नहीं कर सकता। कृपा करके मेरी बात सुनिए। बस अंकित, अब बहुत हुआ। मैंने तुम पर अपने बेटे से ज्यादा विश्वास किया था, लेकिन तुम ऐसा काम करोगे मुझे विश्वास नहीं था। पर आवाजों की बजाय सजा की बाजी चल रही थी। गांव में लोग फुसफुसाने लगे। एक ने कहा, सुना है अंकित ने क्या काम किया है, अपने ही सेठ के घर में चोरी कर ली है। हाँ सुना है, और छोटी मोटी रकम नहीं, 15,000 रुपए चुराए हैं। बताओ, जिस सेठ ने उसे बचपन से देखभाल की है, उसी के घर में ऐसा कर दिया। अंकित ने बहुत गलत किया। एक बार मांग लेता, क्या पता सेठ उसे दे देते। चलो जाने दे, तुम सभी और किसी से कहना मत। और अब सेठ क्या करते हैं? अगली सुबह काजल और अंकित बैठे थे। काजल ने कहा, क्या जी, हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें असल दोषी को ढूंढना है। मैं गांव में जाती हूँ, सब इसी की चर्चा कर रहे हैं। मैं सुन सुनकर थक चुकी हूँ। क्या करूं काजल, तुम तो जानती हो मैंने चोरी नहीं की है। सब उसी दिनेश किया धरा है। वो शुरू से ही हमसे जलता था। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक दिन सेठ जी को जरूर सच्चाई का पता चलेगा। मुझे पता है जी, और घर में राशन भी खत्म होने वाली है और आपका काम भी छूट गया है। अब क्या करें? मैं कल ही बाजार जाऊंगा काम मांगने, शायद कोई काम पर रख ले। अंकित काम की तलाश में निकल पड़ता और लोगों से पूछता है, भाईजान कोई काम है क्या? कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। नहीं भाईजान, कोई काम नहीं है। अंकित उदासी से वहां से चल देता है और सोचता है, लगता है कोई काम ही नहीं मिलेगा। मैं काजल को क्या बोलूंगा? किसी ने कोई काम नहीं दिया और क्या खाएंगे? घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है। अंकित दूसरे दुकान पे पहुंचता है और पूछता है, भाईजान कोई काम है क्या? कोई भी काम हो मैं कर लूंगा। नहीं भाईजान, कोई काम नहीं है। अंकित वहां से चल देता है और देखता बलराम की दुकान पर पहुंचता है और पूछता है, सेठ जी कोई काम है क्या? कुछ भी हो मैं कर लूंगा। अंकित, तुम यहाँ क्या? तुम बहुत उदास लग रहे हो, कोई बात है क्या? अंकित सेठ बलराम को सारी बातें बताता है। सेठ बलराम, कोई बात नहीं अंकित, एक दिन सच्चाई सामने तो आएंगी ही। तुम कल से काम पर आना। अंकित खुशी खुशी घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनती हो, सेठ बलराम ने काम पर रख लिया है, बोले हैं कल से आना। ये कैसे हुआ जी? तभी आप इतने दिनों के बाद खुश नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं काजल, मैं 2-3 दुकान पर गया लेकिन किसी ने भी काम पर नहीं रखा। और मैं जब सेठ बलराम के दुकान पर पहुंचा
तो सारी बातें बताई। सेठ जी बोले, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते और काम पर रख लिए। औ बोले, कल से आना। ठीक है जी, भगवान सलामत रखे। अगली सुबह अंकित सेठ बलराम की दुकान पर पहुंचता है। अने, तुम दुकान की देख रेख करो, कोई ग्राहक आए उसे सामान दे देना, तब तक मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सेठ बलराम यहाँ से चले जाते हैं और ग्राहक आते हैं। अंकित ने दुकान को अच्छी तरह संभालता है। सेठ बलराम आते हैं। ये लो अंकित, तुम्हारी मेहनत का हिस्सा। इस थैले में कुछ पैसा है और कुछ सामान। जाओ अपनी जरूरत का सामान खरीद लेना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आपने मुश्किल समय में हमें काम पर रखा। मैं आपका आभारी रहूंगा। अंकित वहां से चल देता है। काजल इंतजार कर ही रही थी, तभी अंकित पहुंचता है और दोनों खुशी खुशी खाना बनाते हैं और खाते हैं। इधर ठाकुर गोपाल को जब पता चला कि दिनेश ने ही सब साजिश रची थी, मैंने अंकित के साथ बहुत गलत किया है। अब मुझे गांव वालों को बुलाकर सब सच्चाई बतानी चाहिए। गांव वाले को बुलाया और कहा, मैं अंकित से माफी मांगता हूं क्योंकि दिनेश ने अपनी ही तिजोरी से पैसे निकालकर अंकित के घर रख दिए थे और फिर अंकित पर आरोप लगा दिया। उसने माफी मांगते हुए अंकित के साथ हुए अन्याय का एहसान चुकाने के लिए अपनी 20 एकड़ जमीन उसे सौंपती है और अंकित आजादी से जी सके और किसी पर निर्भर ना रहे। सेठ जी माफी ना मांगिए, हमें पता था एक ना एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और छोटे सेठ को इसका एहसास जरूर होगा। वैसे भी मैं आपका आभारी हूँ और छोटे सेठ जी इतना जमीन देकर मुझे फिर एक बार आपका ऋणी कर दिया है। फिर से एक बार स्थिति पहले जैसी हो गई। दिनेश ने अंकित को जमीनें भी दी और उसे गलती का एहसास भी हुआ कि दूसरों के प्रति कभी गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो परिणाम अपने ही ऊपर आ जाता है।